चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राय तपन भारती जी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। राय तपन जी, ये बताइए कि अब लगातार मौत का मंजर भी देखने को मिल गया, सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है। खुद वहां की मीडिया ने, वहां के एंकर्स ने रो रो कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि इंतकाल हो चुका है खामेनेई का। क्या कुछ कदम होगा अब ईरान की तरफ से, जब खुद, क्योंकि उन्हीं के घर में घुसकर, उन्हीं के देश में घुसकर उन्हीं के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए, तो अब शांत नहीं बैठने वाला होगा ईरान? देखिए, अमेरिका का तो इरादा है जी। कि ईरान की जो मौजूदा सत्ता है ना उसको नेस्ता नाबूद किया जाए, हम्म। क्योंकि वो अमेरिका के इशारों पर वो काम नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए उनके इशारे पर काम करे, क्योंकि ऐसा ही हश्र अमेरिका ने इराक के साथ भी किया था जब सद्दाम हुसैन वहाँ के प्रशासक, जी। वहाँ के हेड राष्ट्रपति हुआ करते थे। हम्म। तो इराक का क्या हाल हुआ हमने हमने देखा है। इससे ना भारत का भला होगा, ना उन देशों का भला होगा जो गुटनिरपेक्ष देशों की श्रेणी में आते हैं। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया के जो मुल्क है, जो मजबूत देश है, वो भी बहुत शांत प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम्म। एग्रेशन के साथ कमेंट किसी का नहीं आ रहा। जैसे चाइना और रसिया से उम्मीद थी कि वो ईरान का साथ देंगे या उनके बारे में उनका भी सदा हुआ बयान आ रहा है। जी। बाकी यूरोपीय देश भी जो है ईरान के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। जो मीडिया में क्या, इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका हावी है। अमेरिका हावी होने के कारण बहुत सारी खबरें आपके पास छन के नहीं आती है। हम्म। तो मैंने आपके टीवी चैनल ज्वाइन करने के पहले ईरान के अखबारों का अध्ययन किया। इरना, IRNA, इरना वहाँ का बड़ा मशहूर न्यूज वेबसाइट है। हम्म। वो वो स्वयं डिस्कनेक्ट है, या उसको अमेरिका ने उसकी न्यूज वेबसाइट को बंद करा दिया। वो हम्म। काम नहीं कर रहा है। दूसरा, तेहरान टाइम्स है, वो भी वहां का ताजा अपडेट नहीं दे रहा है। अल जजीरा जो दूसरे देश में है, वो उसको पढ़ने से पता चला कि इस जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध से अमेरिका को तो सीधा लाभ नहीं होगा, लेकिन इसराइल को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जी। इसराइल के जो जानी दुश्मन है उसमें नंबर 1 की श्रेणी में ईरान आता है। हम्म। भारत की जहां तक बात है, भारत का संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छा रहा है। आपको पता होगा कि भारत की फिल्में वहाँ मशहूर हैं, भारत का चावल वहाँ मशहूर है, उसकी जी। डिमांड है। हम अच्छी मात्रा में 4 अरब डॉलर का हम हर साल निर्यात करते हैं। हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। हम पेट्रोल तो हमने लेना बंद कर दिया अमेरिका के दबाव में, लेकिन हमारी वो मेडिसिन भी लेते हैं और बहुत सारी चीजों की डिमांड है। जब भारत के लोग जाते हैं ईरान में तो वो बड़ा खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, बड़ा प्यार से मिलते हैं। हम्म। तो लेकिन वहाँ की जो सत्ता है वो अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद है। उनको चाहिए कि न्यूक्लियर ताकत के रूप में ना उभरे। और ये, लेकिन यही बात जब पाकिस्तान के साथ आता है तो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई पड़ता है अमेरिका। ये न्यूक्लियर ताकत के रूप में यही अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान के साथ भी उसका व्यवहार होना चाहिए। हम्म। हमने देखा कि अमेरिका का जो रोल है, डबल रोल है, दोहरी नीति अपनाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीडिया को सतर्क होकर बयान देना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। तेहरान, हम्म। ईरान में तेहरान समेत तमाम शहरों में कोहराम मचा हुआ है। हम्म। कोहराम कोहराम मचा हुआ है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, लोग शेल्टर। अच्छा, इसराइल की खासियत क्या है कि इसराइल में जगह जगह सरकार के कहने पर लोगों ने शेल्टर बना रखे हैं। जी। वहां सायरन बजता है, सायरन बजने के बाद इसराइल में हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। हम्म। उन्होंने बताया कि हमने 10-10 मकानों पर एक शेल्टर बना रखा है। जैसे सायरन बजता है, सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं शेल्टर में जाके चले जाते हैं। वो शेल्टर जमीन के अंदर में 10 या 20 फीट गहरा होता है, जहां पर यदि बम वगैरह मिसाइल छोड़ा जाए तो उससे नुकसान नहीं होता है, लेकिन सतह के ऊपर यदि मकान है तो उसका नुकसान होता है। ईरान में इस तरह की शेल्टर की थोड़ी कमी है, हम्म। इसलिए ईरान में ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान का दावा है कि कल 46 से ज्यादा छात्राओं की मौत हो गई। स्कूल पर मिसाइल गिरा था, हम्म। इसराइल या अमेरिका का मिसाइल होगा। तो उन्होंने कई शहरों पर निशाना बांधा है। देखिए, इसमें क्या है कि ईरान का पक्ष कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है, मैं बताना चाहूंगा। ईरान एयरफोर्स के मामले में बेहद कमजोर देश है, मतलब एयरफोर्स की ताकत है ही नहीं। हम्म। और इसका कारण है कि वर्षों से अमेरिका ने उसकी घेराबंदी कर रखी है, तो बहुत सारे मुल्कों से वो टेक्निकल
हेल्प नहीं ले सकता है, लेकिन आर्मी उसकी बड़ी चुस्त दुरुस्त है। उन्होंने एयरफोर्स की कमी को कंपनसेट करने के लिए मिसाइल को मजबूत किया। मिसाइल का जखीरा उनके पास बहुत इतनी तादाद में है कि शायद वो एक महीने का वार वो झेल सकते हैं। इसके बाद उनके पास ड्रोन है। ड्रोन भी हजारों की संख्या में है। वो ड्रोन की सप्लाई शायद चाइना ने किया है, टर्की ने किया है। टर्की से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया से उनको ड्रोन मिला है। वो वो ड्रोन का इस्तेमाल अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल मिसाइल का किया है। तो लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर ये पड़ेगा कि जो जल मड्रू मध्य जो सागर है, तो हमारी ऑयल की 50% सप्लाई ईरान के बगल से जो समुद्र है वहां से गुजरते हुए आता है। तो युद्ध के कारण वो सप्लाई यदि बंद हो जाती है तो ऑयल का संकट भारत में गहरा जाएगा, और ऑयल की सप्लाई कम होने से हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई। जबकि जीडीपी बहुत अच्छा 7.5% से ज्यादा हमारा जीडीपी का रेट आया था। तो मैं अभी देख रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है ध्यान, अच्छा कल, आज तो संडे है, कल जब भारत का शेयर बाजार मार्केट खुलेगा तो जो ईरान में और ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसका इम्पैक्ट शेयर बाजार पर भी दिखेगा। कल हो सकता है कि शेयर बाजार धराशायी हो जाए, विवेक जी। और भारत की बात जैसे आपने करी राय तपन जी, अगर अब हम लगातार, हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई, श्रीनगर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, सिया मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जाते हैं, उसी के कुछ दिन बाद यह हमला किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अब ये मानकर चलें कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच था ये उनका, ताकि कहीं ना कहीं भारत का रुख अपनी तरफ करना था। देखिए, कुछ लोगों का मानना है, हमारे जैसे कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त इजराइल नहीं जाना चाहिए था। जी। अभी वहां जाने से एक संकट खड़ा हो गया है कि आप जिस देश में आप अभी गए वहां आपका वेलकम हुआ, उन्होंने आपको विशेष सम्मान दिया, संसद में स्पेशल उनको रिस्पेक्ट मिला। तो ऐसे में आप भारत जो है इजराइल के हमले की आलोचना भी खुलकर नहीं कर सकता है। आप कल जो मीडिया में जो खबरें आई उससे पता चला कि हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं, उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। एक थोड़ी पहल आई है। ईरान का जो विश्वास था कि भारत एक तटस्थ देश रहेगा, गुटनिरपेक्ष देश रहेगा, जो पंडित नेहरू के समय था, जो इंदिरा गांधी के समय था, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय था, वो गुटनिरपेक्षता सामने नहीं दिख रही है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अरब कंट्री दो फाड़ दिखाई पड़ेगा, दो गुटों में बटा दिखाएगा। एक अमेरिका की तरफ दिखाई पड़ेगा तो एक दूसरा जो है ईरान की तरफ भी दिखेगा। तो ये 4 दिन के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के साथ भी अजीबोगरीब स्थिति है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका चलना चाहता है। पाकिस्तान का ईरान से अच्छे संबंध है, लेकिन इजराइल को उसने आज तक मान्यता नहीं दी है। वो कंट्री इजराइल को देश के रूप में उसको मान्यता न देगा न देना चाहता है। तो ऐसे में अमेरिका यदि पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसपैठ करना चाहेगा, आर्मी भेजना चाहेगा, एयरफोर्स भेजना चाहेगा, तो पाकिस्तान में ही विद्रोह होने की स्थिति है। पाकिस्तान के सामने धर्म संकट है कि अमेरिका के साथ दोस्ती निभाना भी है, और दोस्ती के एवज में यदि इनाम के रूप में मांगते हैं कि हमें ईरान की सरहद के अंदर जाने दो, तो क्या वहां के सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री उनको इजाजत देते हैं? आने वाले समय में यह दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अभी जो है भारत अपनी भूमिका स्पष्ट अभी नहीं कर रहा है। भारत की भूमिका भी हमें देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। कुल मिलाकर देखा जाए, इस वार से भारत को नुकसान ही नुकसान दिखाई पड़ रहा है। भारत की भूमिका की बात करी राय तपन जी आपने, पर मोदी जी तो साफ कहकर आए हैं वहां पर कि वी स्टैंड्स विद इजराइल। देखिए, इजराइल का साथ वो देंगे, इजराइल के साथ उनकी सहानुभूति है, क्योंकि आरएसएस की पॉलिसी के मुताबिक वो मैच करता है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में देखा जाता है कि कहां पर हमें तालमेल, मैंने बताया ना कि 4 अरब डॉलर का सप्लाई ईरान को भारत करता है। क्या वो सप्लाई जारी रहेगा या उसका इम्पैक्ट होगा? एक बंदरगाह भी
भारत मित्रता के रूप में बना रहा था, उसमें ईरान से पैसा भी नहीं लेना था, लेकिन उसको अमेरिका ने रुकवा दिया। हम्म। तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या वो कंपनसेट इजराइल कर लेगा? क्या हम्म। इसका असर सऊदी अरब के अन्य मुल्कों को पसंद आएगा कि भारत की इस भूमिका को? भारत के लिए स्वयं एक दुविधा की स्थिति आ गई है कि भारत का रुख क्या होगा। भारत अपना, अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि लड़ाई होता है, हम्म। यह भी देखना होगा कि इजराइल हमारा कितना साथ देता है। जी। अब इस वक्त भारत में भी डिफेंस के मामले में हमने बहुत तरक्की की है। लगभग हम 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। हम्म। क्या इस वार में इजराइल को हम हथियारों की सप्लाई कर पाएंगे? आने वाले समय में हमें देखना होगा। और आप गुपचुप कोई सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। सारी सप्लाई जो है अमेरिका को, रसिया को, चाइना को पता चल जाता है। तो मीडिया में भी ये चीजें उजागर होती है कि इंडिया इस युद्ध में इजराइल को सप्लाई कर रहा है, तो हमारा अरब कंट्री के साथ तनातनी बढ़ सकता है। और हम्म। अरब कंट्री से आपको पता है कि बहुत मात्रा में हम तेल लेते हैं, तेल की सप्लाई पर असर होगा। इजराइल के पास तेल का कोई भंडार भी नहीं है। जी। हाँ, पैरा ड्रोन और अन्य हथियारों के मामले में वो बेहतर देश है। उन्होंने हमारे साथ 7 समझौते किए हैं। उन समझौते के तहत बहुत सारी डिफेंस की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आने की उम्मीद बढ़ी है, विवेक। हम्म। और लगातार अगर हम भारत की भी जब बात करते हैं तो ऐसे में हम ये मानकर चले रहे तपन जी कि एक अच्छा दोस्त जो ईरान था हमारा, उसको अब हमने खो दिया है। हाँ, लगभग अभी तक उनकी ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनके विदेश मंत्री ने भी हम्म। भारत की आलोचना नहीं की है। लेकिन ईरान की जनता हतप्रभ है, वो औचक है कि इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। ठीक नरेंद्र मोदी इजराइल से लौटते हैं, उनके लौटने के 48 घंटे बाद ये हमला हो जाता है, हम्म। तो ईरान के मन में ये आएगा कि क्या वहां के प्रधानमंत्री ने उनको इंडिकेट कर दिया था कि ईरान पर हम हमला करने जा रहे हैं? हम्म। क्या वो ईरान के इरा, अ, इ- इ- इजराइल का हौसला बुलंद करने गए थे? हम्म। क्या अमेरिका के दबाव में मोदी जी गए थे वहां? ये कई चीजें हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से इतने सवाल उछाले जाएंगे कि हम्म। मोदी सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, विवेक। और लगातार मुश्किलें बढ़ेंगी भी क्योंकि विपक्ष भी लगातार अभी एक्टिव मोड पर है और ये भी मुद्दे उनके द्वारा उठाए जाएंगे। पर सवाल सबसे बड़ा राय तपन जी यही है कि जब अब खुद ही के देश में ईरान में जाकर वहां पर उन्हीं के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो अब ये मंजर क्या विश्व युद्ध की तरफ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल हर मीडिया हाउस ये पूछ रहा है, हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्योंकि यदि सभी देश मिलकर अब ईरान की तरफ खिलाफ में जाते हैं तो एडी चोटी का जोर तो ईरान भी लगाएगा। ऐसे में क्या वो अपने सारे हथियार निकाल कर सामने रख देगा और क्या ये विश्व युद्ध की देखिए तरफ भी जा सकता है? विवेक, इस बात की तो आशंका बन रही है हम्म। कि जो अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं, वो एक नहीं आधे दर्जन देशों में उन्होंने अड्डे बना रखे हैं। वो कतर हो या अन्य मुल्क हो, ये 6 देशों की ओर से, आधे दर्जन देश की ओर से जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं अमेरिका की ओर से, हम्म। वो ईरान ईरान की उससे बौखलाहट बढ़ रही है। तो बदले में उसको रिप्लाई देने में ईरान भी मिसाइलें छोड़ रहा है। उन मुल्कों पर जब ईरान की जो मिसाइल गिर रही है, तो हम्म। बदले में आपने देखा होगा कि यूए की बहुत कड़ी टिप्पणी आई, सऊदी अरब का भी आया। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो ईरान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ईरान इजराइल को लेकर बटा हुआ नजर आएगा। इसमें धीरे धीरे यदि चाइना और रसिया भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वार का सिचुएशन पैदा होगा। एक और आशंका है कि ताइवान को चीन हड़पना चाहता है। हम्म। ये गोल्डन हो सकता है कि चाइना इसको हम्म। स्वर्णिम अवसर समझे कि ईरान अमेरिका की संपूर्ण पूरी ताकत उन्होंने, अभी संख्या तो नहीं आया, लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ी संख्या में उन्होंने आर्मी को तैनात किया है ईरान के चारों तरफ। ईरान का 90% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। हम्म। तो चारों तरफ उन्होंने नेवी को लगा रखा है, एयरफोर्स को लगा रखा है। आर्मी को अभी तक यूएस आर्मी को अमेरिका ने अभी उतारा नहीं है। हम्म। तो ये मान के चला जा रहा है कि अमेरिका की सारी ताकत ईरान के चारों तरफ घिरी हुई है। तो हो सकता है कि चीन इस मौके का लाभ उठा के ताइवान पर हमला करे।
जो ताइवान के बचाव में अमेरिका इतनी जल्दी कुछ कर नहीं पाएगा। ताइवान पर यदि कब्जा यदि चीन का हो जाता है तो ये भारत के लिए भी शुभ संकेत नहीं होगा विवेक। जी, चलिए ऐसे में देखना भी ये होगा कि क्या कुछ कदम ईरान की तरफ से उठाए जाते हैं। राय तपन जी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए भी इतना है, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारी के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें जनतंत्र टीवी।